Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel. आज के लेक्चर नंबर शायद 9 में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि कैसे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो पेन कॉपी सभी अपना उठा लें और हमारे साथ पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लें सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये हेडिंग। हालांकि ये जो टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली में ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कि रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड्स के लिए खासकर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने सेमी सर्कुलर आर्क पढ़ा, क्वाड्रेंट वाला आर्क पढ़ा, पूरा गोल घुमा करके आर्क नहीं पढ़ा, यानी कि पूरा सर्कल का बात हमने नहीं किया। इसीलिए इस चीज को मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। दिख रहा है सभी को? ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। ठीक है, थोड़ा सा रिंग को मोटा बना लिया जाए। चलिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक रिंग। इस रिंग के पास सेंटर भी होगा। चलिए यहां पर इसका मान लिया जाए सेंटर है। ठीक है, और ये रहा रिंग का रेडियस r। ठीक, और हमको जो चाहिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है, ये जो सेंटर है, अब ये जो डिस्क है, ठीक है, ये रिंग है, ये जब भी घूमेगा अपने सेंटर के चारों तरफ घूमेगा, तो इसका एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस कहां पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहां पर निकालना है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। ठीक है, पूरी तरह से सभी के ऊपर चार्ज है। चलिए हो गया। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कहां पर है, सिर्फ इसके लेंथ पर है, सिर्फ इसके आर्क पर है। ठीक है, तो दो तीन बातें तो आपको क्लियर हो गई है कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी रहेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर इसको निकाल देते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, और यहां पर हो जाएगा Q अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, इस बार पूरा है यानी कि 2 पाई r। पूरे के लिए हो गया। अगर हम छोटे से पार्ट, मान लीजिए हम छोटा सा पार्ट यहां पर काटते हैं, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा लेंथ dl काट लिया, जिसका चार्ज कितना है, dq है। ठीक है, कितना हो जाएगा, dq अपॉन dl हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दो बातें तो हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, यहां चाहिए। ठीक है, हमको यहां पर फील्ड चाहिए। अच्छा, अगर ये जो हमारे पास रिंग है, चार्ज रिंग है, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, छोटू सा चार्ज होता, तब तो तुरंत एकदम कहते हैं कि E बराबर K इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कहानी खत्म हो जाता। लेकिन हमारे पास ये छोटू सा रिंग नहीं है, ये बड़ा सा रिंग है, मतलब ये बिग चार्ज है, छोटा सा चार्ज नहीं है। ठीक है, बड़ा सा चार्ज है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज यहां पर काट लिया, dq। ठीक है, dq। अब इस dq की वजह से हमको p पर फील्ड मिल सकता है ना। हमको यहां की वजह से, इस dq की वजह से p पॉइंट पर फील्ड मिल सकता है, तो हमको डिस्टेंस ये वाला लेना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, छोटी वाली r है,
क्योंकि कैपिटल आर तो रेडियस में हमने यूज कर लिया, एक्स यहां पर यूज कर लिया, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बताइए कि इस DQ, ये जो DQ दिख रहा है कैसा है, DQ स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो इस स्मॉल चार्ज के कारण हमारे पास छोटा सा फील्ड मिलेगा, कहां पर, P पर। कितना फील्ड मिलेगा, K इंटू DQ अपॉन डिस्टेंस कितना है, R का स्क्वायर, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से। आई बात समझ में, फील्ड का डायरेक्शन अभी हो जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज है, दूर की तरफ भागेगा, ठीक है। चलिए अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट के कारण ये भी थीटा हो जाएगा, तो यहां पर निकल कर के आएगा DE cos थीटा, और यहां निकल कर के आएगा DE sin थीटा। पेट तो इतना से नहीं भरा होगा, इतना आसान कहां क्या। चलिए हमारे पास x कंपोनेंट भी है, हमारे पास y कंपोनेंट भी, हमारे पास दोनों तरह का कंपोनेंट है, ठीक है ना, हमारे पास दोनों तरह का कंपोनेंट है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ करके देखते हैं कि अगर मान लिया जाए यही चार्ज हम यहां पर काटते हैं, सपोज सोचिए यहां पर अगर हम छोटा सा पार्ट काटते हैं DQ, तो इसकी वजह से भी थीटा एंगल, चलिए क्या हो जाता है, यहां पर DE हो जाता, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऊपर की तरफ DE अदर साइड है ना, तो अदर साइड के लिए साइन थीटा, और इधर हो जाता DE cos थीटा हो जाता। क्या देखने में आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड बराबर है, साइड क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो इस बार, पिछली बार क्या हो रहा था, जब हम सेमी सर्कुलर आर्क ले रहे थे तो उसका x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, इस बार y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, x कंपोनेंट बच रहा है, देखिए उसके कारण भी बच गया, इसके कारण भी बच गया, दोनों ऐड हो जाएगा ना, x कंपोनेंट, इस बार y कंपोनेंट कैंसिल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आड़ी बात समझ में, ये दोनों कंपोनेंट, ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, x वाला हमारा बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मिरर यहां पर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये रिंग है, ठीक है, रिंग सपोज ऐसे समझिए, ये रिंग है हमारा, ठीक, यहां, ठीक है, और यहां पर हमने कोई पॉइंट लिया P। अब इस पॉइंट को हम यहां से देखें या यहां से देखें, बात तो बराबर है, रेडियस सेम है, आर्क सेम है, बात तो बराबर है, जो यहां से फील्ड क्रिएट करेगा वही यहां से करेगा, ठीक है। उसी तरह से जो हम यहां से देखेंगे वही यहां से होगा, रेडियस थोड़ी चेंज करेगा, रेडियस ये तुम्हारा रिंग है, ये आपका रिंग है, ठीक है, एक यहां से एक यहां से, रेडियस तो हमेशा वही रहेगा। अब इसको घुमा दीजिए, ठीक है, ये नीचे में रिंग है, ये रेडियस यहां से सेम ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि इस रिंग में, इस रिंग की वजह से y कंपोनेंट इस बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था उसको मैं हटा देता हूं, या रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए रहने देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आगे की तरफ, बस हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोग आगे की तरफ चल करके अब y कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्योंकि y कंपोनेंट तो खत्म हो गया है हमारा, y कंपोनेंट बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x कंपोनेंट, ठीक है। तो हमको अगर चाहिए x कंपोनेंट, ये ex बराबर कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तब तो टोटल का हमारे पास आएगा, पूरे रिंग का आ जाएगा, ठीक है। तो एंड यहां पर लिख देंगे EY इक्वल टू 0, क्यों 0 हुआ, सिंस each component of y axis is cancelled to each other, ठीक है। y कंपोनेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए y कंपोनेंट हमको मिलेगा नहीं, जो भी मिल रहा है हमको x का कंपोनेंट मिलेगा। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, चलिए DE,
डीई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल करके रखा है k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल करके रखा है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। k अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा डी क्यू कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब हम विचार करते हैं कि ये डी क्यू और कॉस थीटा में कॉस थीटा वेरिएबल है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हाथ का जो कड़ा है उसको निकाल करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है। ठीक है, चलिए आपको समझाता हूं। ये हमारे पास रिंग है। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, ये हमारे पास रिंग है। यहां से मान लिया जाए हमको इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए, इसी तरह से है ना, इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए। तो यहां से हमने एक लाइन खींचा, रेडियस कोई बदलाव नहीं, या जितना भी डिस्टेंस है कोई बदलाव नहीं। अब इस पॉइंट को हम कहीं पर भी रख दे, देखिए मैं रिंग को घुमा रहा हूं तो ये भी तो अपना अपना जगह चेंज करेगा। ठीक है, ये इसका बॉटम पॉइंट चेंज करेगा, लेकिन P से अगर वही डिस्टेंस है तो हमेशा क्या रहेगा, वही डिस्टेंस रहेगा ना, R डिस्टेंस रहेगा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इससे बनने वाला जो एंगल है वो भी तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नहीं बात समझ में आ रही है? आप सीधी सी सोचिए, सीधा सीधा एकदम सोचिए। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास हम सर्कुलर डिस्क में फंसे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए छोड़ दीजिए पी पॉइंट उतना दूर छोड़ दीजिए, आप सेंटर की बात कीजिए। ठीक है, सेंटर पर खड़े हैं, एक पॉइंट हमने वहां पर बना लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्क घूमेगा या जैसे जैसे हम घूमेंगे पॉइंट घूमता चला जाएगा, थीटा तो रिमेन सेम रह गया, थीटा में तो कोई चेंजिंग नहीं आया। हमने जो थीटा पहले फिक्स किया था वही थीटा ओवरऑल रहेगा। ठीक है, उसी तरह से हम जहां से भी उसको मिलाएंगे थीटा का वैल्यू तो वही आएगा, चाहे हम इसको इधर से मिलाएं चाहे हम इसको इधर से मिलाएं, थीटा का वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिमेट्रिक बन जाता है। बीच में लाइन खिंचाएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। नहीं, ये हमारे पास है यहां से। ठीक है, ये ठीक है, ये पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है, ये भी थीटा ये भी थीटा, ये आर और ये भी आर, बराबर हो जाएगा ना एंगल। ठीक है, यही बात को मैं समझा रहा हूं। तो हमारे पास यहां पर हो क्या रहा है, हमारे पास ये हो रहा है के आर थीटा ऑल कांस्टेंट्स, सभी का सभी क्या हो गया, कांस्टेंट होगा। और ये कैपिटल आर रेडियस जो है, ये रेडियस भी तो फिक्स है। ठीक है, वेरिएबल क्या था, वेरिएबल ये होता था, एक्स हो सकता है वेरिएबल, लेकिन एक्स का कहीं भी नामो निशान नहीं है, कहीं है एक्स, कहीं नहीं दिख रहा है। एक्स रहता तो इंटीग्रेशन और ज्यादा थोड़ा सा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ है ही नहीं। तो हमारे पास सभी का सभी जितना भी क्वांटिटी इसमें है सबका सब कांस्टेंट है। इसका मतलब है cos थीटा भी आ जाएगा बाहर, k cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू। और आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि याद होगा ग्रेविटेशन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कैपिटल है, छोटा छोटा मास को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो मिलकर के बड़ा मास बनाएगा। वैसे छोटा 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 चार्ज को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलकर के क्या देगा, बड़ा चार्ज देगा। यानी कि हो जाएगा k क्यू cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल करके आया x एक्सिस का। तो नोट कर लिया जाए, तब तक मैं अपना कड़ा पहन लेता हूं। ठीक, तो फाइनली हमको यहां पर कंक्लूजन निकल करके आया कि ई नेट का जो वैल्यू होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, चूंकि y कंपोनेंट 0 है तो हमारे पास जो भी x कंपोनेंट वाला होगा वही वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारे पास ई नेट जो निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, k क्यू cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चीड़ फाड़ करते हैं, मतलब और गहराई तक चलते हैं कि और इससे हमको क्या क्या जानकारी मिल सकता है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है,
तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहां पर क्या हो सकता है, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर छोटी वाली आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन उसकी जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए, पहले कॉस थीटा को हटाते हैं। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चलिए इसका तो वैल्यू पता चल गया कि उतना लेना ही है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा की, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल साइड वाले को क्या कहते हैं, बेस, और हाइपोटेनस की जगह क्या है, आर। चलिए तो हमारे पास कितना हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, एक्स अपॉन आर, मतलब कि ई नेट जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब। दिस मीन्स के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब का मतलब अब बैठाया जाए वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, आर का क्यूब, आर का वैल्यू रखा जाए यहां पर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब मीन्स के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और यही फाइनल डेरिवेशन आप लोगों को बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, जहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है, कोई भी अच्छी बुक आप उठा लो, आपको ये डेरिवेशन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, रिंग की वजह से कितना आता है, तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, जहां पर k का वैल्यू आप सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी qx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम किया जाए। ठीक है, अच्छा ये जो नेट निकल करके आया है, फील्ड निकल कर आया, किस पॉइंट पर निकल करके आया, P पॉइंट पर। जब हम इससे x डिस्टेंस पर दूर रखे तब के लिए निकल करके आया। अगर सपोज कीजिए कि यही पॉइंट उठ करके यहां आ जाए, ठीक है, केस फर्स्ट, इफ P या पॉइंट P एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर बेटर रहेगा, एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर रिंग के सेंटर पर आ जाए तो क्या करते हैं। ठीक है, सेंटर पर आ जाए तो इसका मतलब है कि x, ये जो वैल्यू है ये x, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, अगर यहां पर आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, x का वैल्यू हो जाएगा 0, और अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा देयरफॉर तब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जरा रखिए तो यहां पर x की जगह 0 इंटू समथिंग 0 बटे 0, यानी कि बटे जितना भी है सबको क्या कर देगा ये 0। तो हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि कोई भी रिंग हो तो उसके सेंटर पर फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, याद होगा कि स्क्वायर है हमारे पास, चारों तरफ अगर सेम चार्ज है Q Q Q तो सेंटर पर क्या होता है, 0। ट्रायंगल है हमारे पास, तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज है तो सेंटर पर कितना फील्ड आता है, 0। पहले भी बता चुका हूं, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेंटर पर फील्ड क्या आता है, 0। और यहां पर हमको इस चीज में भी प्रूफ हो गया है कि छोटे छोटे चार्ज के लिए नहीं, वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए भी वही चीज बतलाता है। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, केस नंबर 2। बहुत सारा केस अभी ओपन होगा, एक से एक वकील यहां पर आएगा। ठीक है, अगर यही आ जाए x का वैल्यू r, मतलब इस P पॉइंट को उठा करके यहां रख दिया जाए, किस पर, सरफेस ऑफ रिंग पर, सरफेस ऑफ रिंग पर, तब क्या होगा, इसका मतलब x का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा, जहां जहां x है वहां r रखा जाए, E नेट इक्वल टू यहां हो जाएगा के क्यू, x की जगह r नीचे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा के क्यू आर
2r² टू दी पावर 3/2। ठीक है, फिर हो जाएगा ये KQ R, नीचे आ जाएगा 2 पे पावर 3/2 यानी कि 2√2, और ये कितना हो जाएगा r² है, पावर के ऊपर पावर गुना r का क्यूब। एक r से तो एक r कट जाएगा, हमारे पास बचेगा KQ अपॉन 2√2 r का स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट निकल करके आएगा कब, जब सरफेस रिंग के सरफेस पर होगा। ठीक है, ये दो बातें समझ में आई। चलिए इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3, तीसरा केस हो गया ओपन। अब तो सजाए मौत ही मिलनी बाकी है। किसको, आप लोगों को? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को। चलिए, अगर हम क्या करते हैं, इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन r, मतलब कि ये पॉइंट P को उठा करके हम बहुत दूर ले जाएं, है ना, बहुत दूर ले जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में इसका रेडियस तो चेंज होगा नहीं, r तो r ही रहेगा। रिंग है, कितना, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, r का जो स्क्वायर होगा x के सामने, एक तो x बहुत बड़ा हो गया r से, तो x का स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर उसके सामने क्या लगेगा, पौना लगेगा, छोटा सा बच्चा लगेगा, मतलब लगभग 0 के बराबर लगेगा। तब ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, चलिए कहां पर हमारे पास इक्वेशन, यहां पर। ठीक है, पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा KQX अपॉन r² तो 0 बन गया, तो हमारे पास बच गया x² टू दी पावर 3/2 यानी कि k³ x, यहां बचेगा x का क्यूब यानी कि KQ अपॉन x²। आप चाहे तो और इज्जत के साथ लिख सकते हैं कि E नेट इक्वल टू आएगा 1/4πε, k का वैल्यू बैठा दिए, और Q अपॉन x²। देख करके कुछ याद आ रहा है? यही तो है सर जो आपने बताया कि पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड आता है, क्या यही नहीं है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही तो है, पूरा का पूरा तो यही है कि नहीं? तो समझिए इस बात को, जब हम इस रिंग से इस पॉइंट को बहुत दूर लेके जाएंगे तो रिंग भले अभी सामने से बड़ा दिख रहा हो, जब दूर लेके जाएंगे तो दूर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो आदमी है, अब उसको रिंग कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। बस हो गया, कहानी खत्म। पॉइंट चार्ज जैसे ही आया, हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्या करेंगे, देखिए ना कि पॉइंट चार्ज ही हमको मिल गया है, क्या है कि नहीं, हमको पॉइंट चार्ज ही मिल गया है, इसका मतलब दूर जाने पर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। आ रही है बात समझ में सबको? चलिए एक लास्ट केस, चौथा, अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब कि इसको उठा करके जो लेके जा रहे थे बहुत दूर रखे, अब इंफिनिटी पर लेके चले जाते हैं। ठीक है, मजाक चल रहा है, कहीं भी उठा करके ले जाना है। चलिए, तो अगर हम इंफिनिटी की तरफ लेकर के चलेंगे तो अभी भी ये कैसा प्रतीत होगा, कैसा दिखाई देगा, स्मॉल चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा। तो इसका जो ई नेट होगा बिल्कुल यही होगा, 1/4πε0 Q अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, x का वैल्यू इंफिनिटी रख दी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेंटर पर भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पर भी नहीं है, तो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाकी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और ये बात को एकदम जहन में आप लोग उतार लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर नहीं मिलेगा और यूनिफॉर्म बॉडी है, इनफाइनाइट पर नहीं मिलेगा, मिलेगा कहां, सिर्फ उसके बीच में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से। अच्छा,
कि ये जो रिंग है हमारे पास, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और अगला क्लास आप लोगों का होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा 01, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फील्ड और चार्ज के बारे में जिसमें पढ़ाई करना था, तो उसके लास्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंच गए हैं। फ्लक्स और गॉस थ्योरम इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत होगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और जुड़े रहें